नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने उत्व संधि का अध्ययन किया था। विसर्ग संधि में हमने उत्व संधि को पढ़ लिया था। आज हमारी है ऋत्व विसर्ग संधि। आज हमारी कौन सी है? ऋत्व विसर्ग संधि। अब ऋत्व विसर्ग संधि में देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है क्या देखना है हमको, केवल विसर्गों के स्थान पर क्या करना है? रे करना है। विसर्गों के स्थान पर हमको क्या करना है? रे करना है। और विसर्गों के स्थान पर रे कब होगा, केवल इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये देखिए ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर, ए व आ को छोड़कर, ए व आ को छोड़कर कोई भी स्वर, ए और आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर के आगे यदि विसर्ग आए तो ए और आ को छोड़ करके यदि किसी भी स्वर के साथ में विसर्ग आए और उसके सामने, विसर्ग के सामने क्या आए? अश प्रत्याहार। विसर्ग के सामने क्या आए? अश प्रत्याहार। अब अश में कौन कौन आता है अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो देखो ये वही सेम अपने महेश्वरी सूत्र के समान चलेगा। कैसे चलेगा? अपना महेश्वरी सूत्र के समान चलेगा। अब अश में कौन कौन आता है अपने को इस बात का भी पता होना चाहिए। अब देखिए अश में आता है अपने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब वर्ग क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। वर्ग क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास है कै वर्ग, कै, ख, ग, घ और ढ। अब ये क्या बन गया? अपना कै वर्ग। ये क्या बन गया? अपना कै वर्ग बन गया। ठीक है, ये अपना क्या बन गया? कै वर्ग। ठीक है ना। अब इस कै वर्ग में देखो ये तो हो गया पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर और ये पांचवा अक्षर। अब ये क्या कहता है अपने को कि विसर्ग के बाद ए और आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के साथ यदि विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसके बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या फिर क्या हो? य, व, र और ल हो। ठीक है, य, व, र और ल हो तथा है हो। ठीक है, तथा है हो। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रकार आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रकार आदेश हो जाता है। हमको केवल इतना सा याद रखना है, विसर्गों के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है? रकार आदेश करना है। विसर्गों के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है? रकार आदेश करना है। देखो अब वापस से एक बार सुन लीजिए। यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व, प्रथम पद के विसर्ग के पूर्व ए और आ को छोड़ करके, ए और आ को छोड़ करके यदि कोई भी, ए और आ को छोड़ करके यदि कोई भी स्वर हो, है ना, कोई भी स्वर हो और उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो, ठीक है, या फिर य, व, र, ल और है हो, तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। विसर्गों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? र आदेश हो जाता है। तो अब अपनी संधि का नाम क्या है? ऋत्व। ऋत्व मतलब क्या होता है? र। अब देखो ट्रिक है इसकी, ऋत्व मतलब होता है र। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई शब्द आता है मुनि प्लस इति, मुनि प्लस इति। ये देखिए मुनि, मुनि प्लस इति। ठीक है, अब मुनि में क्या है? छोटी ही है। मुनि में क्या है? देखिए छोटी ही है। और इसके बाद प्लस के बाद भी क्या है? स्वर है। ठीक है, प्लस के बाद भी क्या है? स्वर है। या फिर इनमें से भी कुछ हो सकता था, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर, या फिर यह वरल है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा अपने पास में? मुनि है तो मुनि के साथ में अब अपने पास विसर्ग भी है। अब इन विसर्गों के स्थान पर हमको क्या करना है? रकार आदेश करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? मुनिर रीति। क्या बन जाएगा यहाँ पर? मुनिर रीति। मतलब विसर्ग के स्थान पर तो र आदेश हो गया और ये ई चली गई र के ऊपर, तो क्या बन गया? ये मुनिर रीति। क्या बन गया? मुनिर रीति। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास में एक शब्द है भानु, भानु प्लस, भानु प्लस असो, भानु प्लस असो। ठीक है, भानु प्लस असो, ये भी अपने पास है। तो अब अपन क्या कर देंगे यहाँ पर? भानुर रसो, भानुर
रसो, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये भानुर रसो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी स्वर आगे भी और पीछे भी अपन ये भी मान सकते हैं, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। जैसे मान लो, अब आपको मैं एक बार बताती हूँ एक उदाहरण इस प्रकार का भी। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया धेनु प्लस गच्छति, धेनु प्लस गच्छति, इनको अपन इरेज कर देते हैं एक बार। धेनु प्लस गच्छति, धेनु प्लस गच्छति, ये देखिए धेनु प्लस गच्छति। अब ये वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया? गै। देखो कै, ख और गै, वर्ग का कौन सा हो गया? तीसरा अक्षर हो गया। और विसर्गों के साथ में यहाँ पे ऊ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रै। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? धेनुर गच्छति, धेनुर गच्छति। तो ये रै है ना, गै के ऊपर चला जाएगा, या फिर अपन हलंत लगा देंगे, दोनों बात ठीक है यहाँ पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा यहाँ पर। एतय भक्षतिम, एतय भक्षतिम, एतय देखो एतय भक्षी, एतय भक्षी तम, एतय, एतय भक्षी तम। ठीक है, एतय भक्षी तम। अब आप देखिए क्या है इसमें, ये भी क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है। देखो क्या बन जाता है, ये भय किस में आता है ना, भय किस में आता है? पै वाली पै, फै, बै, भै। तो ये वर्ग का चौथा अक्षर हो गया। देखो ऐसे बनेगा पै, फै, बै और भै। तो ये वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया? चौथा अक्षर हो गया। मैंने क्या बताया आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर कोई भी हो, और यहाँ पे कोई भी स्वर हो, उसके साथ विसर्ग हो, विसर्ग के स्थान पर हम क्या आदेश कर देते हैं? रै आदेश करते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एतर, एतर बक्षी तम। ठीक है, अब ये जो रै है यहाँ यहीं ले जाएंगे अपन, कहाँ? भय के ऊपर ले जाएंगे, या फिर हलंत लगा देंगे अपन, दोनों बातें ठीक है ना। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नियम और है, ये नियम भी आप याद रख लो। देखो ए और आ को छोड़ करके यदि किसी भी स्वर के साथ, ए और आ को छोड़ करके यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है, और उसके बाद में कोई भी स्वर है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है, या फिर रै है ना, य, व, र, ल और है, तो विसर्गों के स्थान पर रै आदेश हो जाता है ऋतु विसर्ग संधि के अनुसार। अब इसका एक सूत्र और है, उसको आप थोड़ा सा एक और ध्यान रख लीजिएगा, है ना, बहुत इजी है आपके लिए। जैसे मान लीजिए अब इसमें दो शब्द और आते हैं। एक तो आपके आता है रिकारांत शब्द। ठीक है, रिकारांत, ये देखिए रिकारांत शब्द, रिकारांत के बारे में आप सब जानते हैं, रिकारांत शब्द। ठीक है, रिकारांत शब्द। एक आपके आता है संबोधन, एक आपके रिकारांत आता है और एक आपके आता है संबोधन शब्द। ठीक है, संबोधन क्या होता है? जैसे हम किसी को बुलाते हैं संबोधित करके, अपने संस्कृत में होता है हे अरे। ठीक है ना। तो अब देखिए अभी क्या कहता है कि ऋत्व संधि में अव्यय और रिकारांत शब्दों के संबोधन में, अव्यय और रिकारांत शब्दों के संबोधन में एकार और आकार के सामने भी यदि विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रेफ आदेश हो जाता है, मतलब रेकार आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कैसे शब्दों में? केवल अव्यय और कैसा? संबोधन वाले शब्द में। अब देखो जैसे पुनः, पुनः प्लस अत्र, पुनः प्लस अत्र। अब देखो यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये ए है। पुनः में क्या है? ए है। ठीक है, पुनः में क्या है? अपने पास में ए है, और यहाँ पे क्या है? ए के साथ में विसर्ग है। चूंकि हमारा नियम क्या था? नियम ये था कि ए और आ को छोड़ करके यदि कोई भी स्वर हो, ए और आ को छोड़ करके यदि कोई भी स्वर हो, और इसके बाद भी क्या हो? या तो कोई स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या फिर य, व, र, ल और है हो, लेकिन यहाँ दोनों ही अपवाद में आ रहे हैं। तो अब ये क्या है? अब ये भी एक नियम है, रिकारांत शब्द और संबोधन वाले शब्द और अव्यय शब्द। एक और लिख लो यहाँ पर, अव्यय। ठीक है, अव्यय शब्दों के साथ में यदि विसर्ग है तो भी हम विसर्गों के स्थान पर क्या आदेश कर देते हैं? रै आदेश कर देते हैं। तो अब देखो जैसे पुनः विसर्ग है, और यहाँ पे अत्र एक अव्यय है। अत्र क्या है? एक अव्यय है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पुनत्र। क्या बन जाएगा? पुनः
रत्र। ठीक है, ये आपका पूरा शब्द बन जाएगा पुनरत्र। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। ऐसे ही प्रातः गच्छति, प्रातः गच्छति, प्रातः गच्छति। अब ये देखो यहाँ पे बेटा, अब प्रातः में क्या है, प्रातः में क्या है यहाँ पर, प्रातः एक ऋकारांत शब्द हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रातर गच्छति। क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रातर गच्छति। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका जो है, जैसे पिता वंदे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पितर वंदे। अब देखो तीन, अब इसमें केवल 2 बातें याद रखनी है। इसमें साथ साथ आपको अव्यय, ऋकारांत तथा संबोधन शब्दों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इन 3 शब्दों को भी याद रखना है। यदि ये भी आते हैं आपके विसर्गों के साथ में, तो आपको क्या कर देना है, विसर्गों के साथ में यदि आपके ये भी आते हैं, तो आपको विसर्गों के स्थान पर रैकार आदेश हो जाता है। किसके अनुसार, ऋतु विसर्ग संधि के अनुसार। किसके अनुसार, ऋतु विसर्ग संधि के अनुसार। अब अपनी जो लास्ट और नेक्स्ट जो लास्ट संधि होगी, जो कि अभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो अपनी कौन सी होगी, विसर्ग का लोप, मतलब लोप संधि। कौन सी संधि होगी, लोप संधि। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन कौन सी संधि का अध्ययन करेंगे, लोप संधि का अध्ययन करेंगे। और ऋतु विसर्ग संधि में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको वापस से समझा देती हूँ। अपने को ऋतु विसर्ग कब करना है, विसर्गों के स्थान पर रै कब करना है, अपने पास में ए और आ को छोड़ करके विसर्ग के साथ, है ना, और विसर्ग के बाद, ठीक है, क्या हो, वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या फिर कोई भी स्वर हो, या फिर केवल ए और आ नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या हो, य, व, र, ल और है हो, तो इनके स्थान पर, विसर्गों के स्थान पर हम क्या आदेश कर देते हैं, रै आदेश कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक और नियम है, ऋकारांत शब्द हो, ठीक है, और संबोधन शब्द हो, और साथ में यदि अव्यय हो, और फिर यदि आपके पास में ए या आ शब्द हो, तो भी विसर्ग के स्थान पर रै आदेश हो जाता है। धन्यवाद सभी को। इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको यदि पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।